जियान ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को म्यूटेंट में परिवर्तित होते हुए देखा था। रितिका उसके करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, जियान, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, अब ये कुछ नहीं करेगी। रितिका के छूने से जियान फिर घबरा कर 2 कदम पीछे हट जाता है और चिल्लाने लगता है, मुझे मत मारो प्लीज। रितिका उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, जियान, मैं हूँ रितिका। जियान कुछ पल के लिए उसे घूरता है और कहता है, मुझे नहीं करनी कोई तहकीकात, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो, छोड़ो मेरा हाथ। ये कहता हुआ जियान रितिका का हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी सामने से चीफ एक बहुत बड़ी और विचित्र गन लेकर दौड़े चले आ रहे थे। पर जैसे ही जियान और रितिका को देखा तो फौरन रुक गए और पूछा, तुम दोनों ठीक हो? रितिका ने चीफ को सलाम करते हुए कहा, यस सर, सब कुछ कंट्रोल में है। रितिका फिर जियान की तरफ देखते हुए कहती है, जियान बहुत घबरा गया है। चीफ ने देखा कि जियान वाकई में पसीना पसीना हो चुका था। तभी पीछे गगन और दूसरे ऑफिसर भी गन लिए आ गए। ऐसा लग रहा था मानो ह्यूमनॉइड एजेंसी पर हमला हुआ हो और सब उसका मुकाबला करने जा रहे थे। चीफ ने हाथ के इशारे से सबको रोक लिया और कहने लगा, आप सब अपने कमरे में लौट जाओ, अब अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, जाओ सब वापस लौट गए। अब चीफ जियान और रितिका के सामने खड़े थे। चीफ रितिका को देखकर कहता है, ऑफिसर, तुमने बहुत ही फुर्ती से समृद्धि को म्यूटेंट बनने से रोका और जियान की जान बचाई, वरना उसे कुछ होता तो आज पहली बार ह्यूमनॉइड एजेंसी पर काला धब्बा लग जाता। रितिका कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी चीफ। चीफ जियान को देखकर कहता है, जियान, मैं जानता हूं तुम बहुत डरे हुए हो, पर तुम्हें भी थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। म्यूटेंट को जब हद से ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपने असली रूप में आकर हल्ला करता है, और ये तो समुद्री म्यूटेंट है। इनसे निकलने वाला पानी एसिड से भी ज्यादा खतरनाक होता है। 2 पल में ये तुम्हारी हड्डियां तक गला देता है। ये सुनकर जियान के तो होश उड़ गए। वह हाथ जोड़कर चीफ से कहने लगा, मुझे यहां से जाने दो चीफ, मुझे कोई केस की छानबीन नहीं करनी, मुझे मेरे घर जाने दो। जियान डर के मारे कांप रहा था। चीफ रितिका को देखता है और फिर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। कमरे में जियान चुपचाप कुर्सी पर बैठा था और चीफ ने 2-3 कस सिगार लगाए और एशट्रे में सिगार रखते हुए जियान से कहा, जियान, मैं जानता हूं कि तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, और तुम्हारी जगह मैं होता तो मतलब म्यूटेंट नहीं इंसान होता तो मेरा भी यही हाल होता जो तुम्हारा हुआ है। इंसानों के लिए म्यूटेंट को पहचानना मुश्किल है, पर म्यूटेंट के लिए ये एक शक्ति है और वो अपनी इस शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए ही ये ह्यूमनॉइड एजेंसी बनाई गई है। मैं मानता हूं कि समृद्धि का इस तरह तुम पर हमला सरासर गलत है, पर ये म्यूटेंट की फितरत है और तुम पहले इंसान हो जिसने इस तरह म्यूटेंट से अपने आप को बचाया है। जियान कांपती आवाज से कहता है, रितिका मैम ने मुझे बचाया है, और वो नहीं होती तो आज मैं मुर्दा यहां लेटा हुआ होता। चीफ उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि आज के बाद कोई म्यूटेंट तुम पर हमला नहीं कर पाएगा। जियान फौरन कहता है, चीफ, मुझे इस केस से निकाल दो, मैं अब समृद्धि की पूछताछ नहीं करना चाहता। आप रितिका मैम और गगन सर को ये काम सौंप दीजिए, प्लीज प्लीज। चीफ जियान के मन की स्थिति बखूबी समझ पा रहा था और वो जियान से कहता है, नहीं, ये केस तुम्हारा है और तुम्हें ही इसे हल करना है। तुम अपनी विजय से बस 2 कदम दूर हो। तुमने जो सवाल समृद्धि से पूछा वो बहुत ही सही था। कोई भी म्यूटेंट 1 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता। ये सुनकर जियान की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, सच चीफ? चीफ ने कहा, हाँ जियान,
अब बस तुम्हें उससे इस फोटो का सच उगलवाना है और उसके सच में ही तुम्हें सबूत भी मिल जाएगा। जियान हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर अगर दोबारा उसने। जियान की बात को काटते हुए चीफ कहता है, नहीं, अब ये नामुमकिन है। रितिका ने गन से किरणें उस पर छोड़ी हैं। वो अगले 48 घंटों तक गुस्सा भी नहीं होंगी और म्यूटेंट भी नहीं बन पाएंगी, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। जियान के मन में अब भी शंका हो रही थी। चीफ ने उसे अपनी कमर के बेल्ट से लटकी छोटी सी गन दी और कहा, ये लो, इसे अपने पास रखो। जब भी तुम्हें समृद्धि की हरकत पे शक हो तो इसे उस पर इस्तेमाल करना, पर हाँ, अगर ये गन का इस्तेमाल इंसानी शरीर पर किया गया तो शायद उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए बहुत सोच समझकर इसे इस्तेमाल करना। ये सुनकर जियान गन को वापस चीफ के हाथ में रखता है और कहता है, नहीं चीफ, मुझे इसकी जरूरत नहीं, जब तक रितिका मैम मेरे साथ है। ये सुनकर चीफ मुस्कुराया और कहा, शाबाश जियान, तुम्हारी इसी दिलेरी और बहादुरी की वजह से तुम मुझे पसंद हो। आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रितिका इंटेरोगेशन रूम के बाहर खड़ी सोच रही थी कि आखिर चीफ जियान से अकेले में क्या बात करने गए हैं। तभी चीफ जियान के साथ दूसरे कमरे से निकलकर उसके पास आते हैं। चीफ कहता है, रितिका, जियान अब बिल्कुल स्वस्थ है और तुम दोनों पहले की तरह ही पूछताछ जारी रखो। समृद्धि को जरा भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि जियान उससे डर गया था, वरना तुम तो जानती हो म्यूटेंट की फितरत। रितिका कहती है, जी चीफ, आप निश्चिंत रहिए। चीफ जियान को देखकर कहता है, जियान? जियान स्वस्थ होते हुए कहता है, चीफ, मैं ठीक हूं। चीफ को जियान की आवाज में धैर्य नजर आता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, गुड लक। चीफ की परमिशन लेते ही जियान और रितिका दोनों फौरन इंटेरोगेशन कमरे के अंदर चले जाते हैं अपना अधूरा काम पूरा करने, श्रीकांत के असली खूनी के चेहरे से पर्दा उठाने। जियान और रितिका दोनों की नजर अब भी समृद्धि पर गड़ी हुई थी। समृद्धि अब जरा भी हिल नहीं रही थी। जियान फिर से अपने आप को स्वस्थ करते हुए कहता है, मिस समृद्धि, तो क्या कहना है आपका इन दोनों तस्वीरों के बारे में? समृद्धि उसके सामने देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, पहले तो मैं अपने बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगती हूँ मिस्टर जियान, पर आपके बेवकूफ जैसे सवाल ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। और रही बात ये फोटो की, तो अगर उस पार्टी में एक जैसे कपड़े पहने हुए दो अलग अलग औरत थी तो ये किसने देखा, क्यों नहीं? और अगर किसी ने देखा था तो फिर उसे ले आओ और साबित करो। समृद्धि के इस करारे जवाब का न तो जियान के पास कोई जवाब था, न ही रितिका के सबूत, क्योंकि किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया था। रितिका और जियान इंटेरोगेशन रूम से बाहर आ चुके थे। रितिका जियान को कहती है, जियान, समृद्धि की ये बात तो सच है कि उस पार्टी में किसी ने भी दो खरगोश के मुखौटे के बारे में नहीं कहा। यहाँ तक कि वो पार्टी के सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को ऐसे कपड़ों में आते या जाते हुए नहीं देखा। जियान रितिका को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मैम, समृद्धि झूठ बोल रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो दोनों तस्वीर में दो अलग अलग औरतें हैं और वो। रितिका उसे रोकते हुए कहती है, जियान, मैं जानती हूँ कि तुम सच कह रहे हो, पर ये साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत है क्या? नहीं ना? फिर? जियान अपनी बात पर अड़े हुए कहता है, मैम, ये फोटो मैंने उसी पार्टी के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को फ्रीज करके निकाली है। अब सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को किसी ने बदल दिया तो बात अलग है, वरना ये तो झूठ नहीं हो सकती ना। रितिका ये सुनकर चौंकती है, क्या ये उस पार्टी की सीसीटीवी के फुटेज से निकाली है? फिर तो ये गलत नहीं हो सकती, लेकिन ये ठोस सबूत नहीं है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है जियान। हमें सिर्फ एक चश्मदीद गवाह चाहिए जो ये कह सके कि मैनेजर की पार्टी की रात एक ही तरह के कपड़े पहने हुए दो औरत थी वहां। बस फिर समृद्धि को हमसे कोई नहीं बचा सकेगा। तभी पीछे से चीफ की भारी आवाज आती है, रितिका की बात सही है। जैसे इंसानों की कोर्ट में चश्मदीद गवाह की जरूरत पड़ती है, हमारी कोर्ट भी वैसे ही काम करती है। फिर चीफ जियान को समझाते हुए कहता है, जियान, चलो मान लेते हैं
कि दोनों तस्वीरों में समृद्धि नहीं कोई और है, और ये भी मान लेते हैं कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ दूसरी औरत को वहां बुलाया और फिर खुद चुपके से पार्टी से निकलकर अपने घर पहुंची और भावना के विला से चले जाने के बाद मौका देखकर श्रीकांत का खून करके चुपचाप वापस पार्टी में आ गई। और ये भी मान लेते हैं कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ दूसरी औरत को वहां बुलाया और फिर खुद चुपके से पार्टी से निकलकर अपने घर पहुंची और भावना के विला से चले जाने के बाद मौका देखकर श्रीकांत का खून करके चुपचाप वापस पार्टी में आ गई और उस औरत को वहां से रवाना कर दिया। जियान चीफ के अनुमान से अचंभित होते हुए कहता है, एकदम सही कहा आपने चीफ, मैं भी यही कहना चाहता हूं। चीफ रितिका के सामने देखते हुए मुस्कुरा के कहने लगा, जियान, यह हमारा अनुमान है, सच्चाई नहीं। सच्चाई के लिए सबूत चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने समृद्धि को पार्टी से निकलते हुए देखा, या अपने घर जाते या आते हुए देखा, या श्रीकांत का खून करते हुए देखा। जियान उसकी बात को काटते हुए कहता है, या फिर वो औरत जो दूसरी समृद्धि बनकर उस पार्टी में हाजिर थी। जियान की इस बात पर चीफ चौंकता है और रुक जाता है। जियान बात आगे बढ़ाता है, अगर हम उस औरत को ढूंढ ले, या फिर अगर हम जिसने ये खरगोश के मुखौटे वाला कॉस्ट्यूम बनाया है उससे तहकीकात करें तो। रितिका तुरंत उसकी बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ चीफ, ये हो सकता है कि समृद्धि ने अपने मैनेजर को बताए बिना अलग से दूसरा कॉस्ट्यूम बनवाया हो। चीफ कहता है, ठीक है, फिर जाओ पता करो, लेकिन ये बात ध्यान रखना, नो एविडेंस नो क्राइम। और इतना कहकर चीफ कमरे से बाहर निकल जाता है। जियान और रितिका एक दूसरे को देख रहे थे। रितिका कहती है, तो अब क्या करना है हमें? जियान कहता है, मैनेजर हरीश ने ये कॉस्ट्यूम जहां से बनवाई है वहां चलते हैं। रितिका श्रीकांत मर्डर केस में आए इस नए पहलू से उत्साहित थी, इसलिए वो तुरंत ही जियान के साथ निकल जाती है। रितिका और जियान कार में जा रहे थे। जियान ने अपनी ओर का विंडो का शीशा नीचे करते हुए अपने हाथ को बाहर निकाला और अपनी मुट्ठी में हवा को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बाहर ठंडी हवा उसके मुंह पर लग रही थी और लंबे रेशम की डोर जैसे उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो गहरी सांस लेते हुए रितिका से कहता है, क्या तुमने कभी हवा को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की है? रितिका चिढ़ते हुए कहती है, स्टॉप इट जियान, ये क्या छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहे हो? हवा को कोई मुट्ठी में पकड़ सकता है क्या? शीशा ऊपर करो। पर जियान ने रितिका की बात नहीं सुनी। रितिका कहती है, वैसे तुम अभी जो करने जा रहे हो वो भी हवा को मुट्ठी में पकड़ने जितना ही कठिन काम है। जियान आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछता है, मतलब? रितिका कहती है, मतलब यह है कि समृद्धि को खूनी साबित करना उतना ही नामुमकिन है जितना ये हवा को पकड़ना। जियान कहता है कि मैम, आपने तो बिना रेस लड़े ही हार मान ली। खैर, अभी तो मुझे ये ताजी ठंडी हवा के मजे लेने दो, पता नहीं बाद में कब नसीब होगी। रितिका को पता था जियान नहीं मानेगा, इसलिए उसकी विंडो के शीशे का बटन दबा दिया और शीशा फट से ऊपर आ गया। जियान के बाल उसमें फंस गए और जियान ने दर्द भरे सुर में कहा, मैम मेरे बाल। रितिका कहती है, तुमने बहुत ताजा हवा खा ली, अब थोड़ी बालों को खा ले दो, बाद में कब नसीब हो। तभी रितिका के वायरलेस पर चीफ की आवाज सुनाई देती है, रितिका, अगर अगले 15 मिनट में तुम रॉयल फैशन नहीं पहुंची तो उसके मालिक मिस्टर बंकिंग तुम्हें नहीं मिलेंगे। वो 1 महीने के लिए फॉरेन जा रहे हैं और वहां उनसे पूछताछ नहीं हो पाएगी। रितिका की कार में लगे जीपीएस स्क्रीन पर उसे रॉयल फैशन पहुंचने का समय 25 मिनट दिखा रहा था। उसने चीफ से कहा, चीफ, मैं 15 मिनट के पहले पहुंच जाऊंगी, डोंट वरी। और उसने कार की स्पीड को दुगुना कर दिया और जियान अपने विंडो में फंसे बालों के दर्द से कराहता रहा। रितिका के लिए बंकिम तक पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ उसे ही उस रात हुए 2 कॉस्ट्यूम के बारे में पता था। सिर्फ वही साबित कर सकता था कि समृद्धि ने श्रीकांत का मर्डर किया है या नहीं। क्या बंकिम से उन्हें 2 कॉस्ट्यूम का रहस्य पता चला? रॉयल फैशन शहर का सबसे महंगा डिजाइनर स्टूडियो था, जहां आजू बाजू के शहर का हर अमीर अपने कपड़े सिलवाता था। रितिका की गाड़ी वहां आकर रुकी। जियान ने घड़ी में देखा तो अब भी उसमें 3 मिनट बाकी थे।
जियान को यकीन नहीं हो रहा था कि रितिका ने बंकिम से मिलने के लिए इतनी रफ्तार से गाड़ी भगाई थी। जियान ये सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी ने आकर उसकी कार का दरवाजा खोलते हुए सलाम किया। हेलो मैडम, रितिका ने अपनी कार की चाबी उसे देते हुए कहा। ह्यूमनॉइड एजेंसी की कार है, जरा संभाल के। उस आदमी ने कहा, जी मैडम। रितिका ने जियान को देखते हुए कहा, मिस्टर जियान, तैयार हो जाओ अपने सवालों के लिए। जियान ने रॉयल फैशन को इससे पहले हमेशा बाहर से ही देखा था और उस वक्त वो सोचता था कि एक दिन इतने पैसे कमाऊंगा कि पौलमी दीदी के साथ यहाँ कपड़े सिलवाने आऊंगा। उसकी नजर कांच के गिलास के अंदर खड़े पुतलों के कपड़ों पर पड़ी और वो बड़बड़ाया, इतने महंगे कपड़े। रितिका ने उसे देखते हुए कहा, जियान, कपड़े बाद में देखना, पहले अंदर चलो, मिस्टर बंकिम निकल जाएंगे। जियान ने अपने आप को स्वस्थ करते हुए कहा, जी मैम। अब जियान रितिका के पीछे चलने लगा। रॉयल फैशन के सिक्योरिटी गार्ड कपड़ों से पहचान लेते थे कि वो उनके कस्टमर हैं या सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, और वैसे भी बिना अपॉइंटमेंट कोई अंदर जा नहीं सकता था। पर रितिका ने जैसे ही अपना आईडी दिखाया, उन्होंने फौरन उसे सलाम किया और उसे अंदर जाने दिया। पर जियान को रोक लिया क्योंकि उसके कपड़े साधारण थे। जियान ने फौरन रितिका को आवाज लगाई, मैम। रितिका ने मुड़ के देखा और उन्हें कहा, वो मेरे साथ है, आने दो उसे। सिक्योरिटी गार्ड ने जियान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ओके मैम। जियान को उस सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा तो इतना आया कि उछलकर उसके मुंह पर 2-4 घूंसे मार दे, पर फिर डर भी लगा कि कहीं वो म्यूटेंट बन गया तो। अचानक याद आया कि चीफ ने उसे भी एक गन दी थी। वो उसे हाथ में पकड़ता है और मुस्कुराकर उस गार्ड को कहता है, दोबारा ऐसी गलती की ना तो गोली मार दूंगा। गार्ड ने डरते हुए कहा, सॉरी सर। तभी रितिका ने फिर आवाज लगाई, हरी अप जियान। जियान ने बंदूक वापस अपने बेल्ट में खोसी और रितिका के पीछे चला गया। दोनों अब रॉयल फैशन के मेन फ्लोर पर आ चुके थे। सफेद और सुनहरे रंगों से सजा ये फ्लोर किसी राजा महल से कम नहीं दिख रहा था। हर एक कोने में बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनहरे पाइप में पुतलों पर अलग अलग तरह के कपड़े सजाए गए थे। रितिका यहाँ वहां देखे बिना सीधे काउंटर की ओर चल रही थी, पर जियान की नजर हर तरफ घूम रही थी। वो हर एक कॉस्ट्यूम को ध्यान से देख रहा था। एक से बढ़कर एक कपड़ों से उसकी नजर हट नहीं रही थी, पर जब वो उन कपड़ों पर लगाए हुए प्राइस टैग देखता तो उसकी आंखें फटी रह जाती थी, क्योंकि उनकी कीमत हजारों में नहीं लाखों में थी। ये देखते हुए जियान बड़बड़ाता है, ये एक कपड़े तो मैं और पौलमी दीदी 2-3 साल आराम से गुजार सकते हैं। इन कपड़ों की कीमत देखकर उसे पहली बार ये महसूस हुआ कि वो और उसकी बहन कितने गरीब थे। तभी उसकी सोच को तोड़ते हुए रितिका की कड़क आवाज सुनाई देती है, मिस्टर बंकिम कहाँ है? उन्हें कहिए ऑफिसर रितिका आई हैं ह्यूमनॉइड ऑफिस से। जियान ने देखा कि वो भी काउंटर तक आ चुका था। तभी काउंटर पर खड़ी औरत फौरन कहती है, जी मैडम, अभी बताती हूँ सर को, वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रितिका और जियान अंदर जाने लगे कि तभी सामने से मिस्टर बंकिम हाथ में एक फाइल लिए आते हैं और कहते हैं, हेलो ऑफिसर रितिका। रितिका हाँ में अपना सर हिलाकर कहती है, मिस्टर बंकिम राइट। दोनों हाथ मिलाते हैं। तब रितिका जियान की भी पहचान कराते हुए कहती है, ये मेरा साथी है जियान। बंकिम स्माइल के साथ जियान से हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर जियान। और फिर रितिका को देखते हुए कहा, आप टाइम से आ गई, वरना 2 मिनट बाद मैं निकल जाता। चलो कोई बात नहीं। बंकिम ने मुड़कर अपनी रिसेप्शनिस्ट से कहा, मेरा बैग कार में रखवा दो, मैं 10 मिनट में निकलूंगा। फिर रितिका को एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए उस कमरे में चलते हैं। तीनों एक कमरे में खड़े थे जो शायद मिस्टर बंकिम का ऑफिस था। बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया कमरा, जिसकी हर दीवार शहर की नामचीन और सेलिब्रिटी की तस्वीरों से सजी हुई थी। मिस्टर बंकिम की टेबल पर बहुत से कॉस्ट्यूम के अलग अलग डिजाइन, स्केच और कपड़ों के सैंपल पड़े हुए थे। उनकी कुर्सियां भी बड़ी आकर्षक, सुनहरे और सफेद चमकीले कपड़ों से बनी हुई थी। मिस्टर बंकिम ने दोनों को बैठने को कहा, पर रितिका ने आदरपूर्वक मना करते हुए कहा, मिस्टर बंकिम, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप भी जल्दी में हैं और हमें भी वापस एजेंसी पहुंचना है। आप बस हमें ये बताइए कि मैनेजर हरीश ने आपसे मिस समृद्धि के लिए कोई कॉस्ट्यूम बनवाया था? बंकिम अपनी टेबल पर पड़ी बहुत सारे स्केच में से खरगोश के मुखौटे वाली कॉस्ट्यूम की स्केच निकालकर उन्हें देते हुए कहता है, जी हाँ, उन्होंने अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए यह खास कॉस्ट्यूम समृद्धि मैडम के लिए बनवाया था। जियान पूछता है कि
कितने का था ये? रितिका ने गुस्से से उसे देखा और आधे शब्द जियान के मुंह में रह गए। जियान ने बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब क्या सिर्फ एक ही कॉस्ट्यूम बनवाया था मिस्टर हरीश ने? बंकिम हंसते हुए कहता है, सर ऐसे कॉस्ट्यूम सिर्फ एक ही बार पहने जाते हैं, तो फिर कोई दो क्यों सिलवाएगा? रितिका कहती है, ऐसा होता भी है ना, कभी कभी कोई दो सेम टू सेम कॉस्ट्यूम भी तो सिलवाता है। जैसे मिसेस रामिया ने अपनी शादी के लिए आपके यहाँ 3 एक जैसे कॉस्ट्यूम बनवाए थे। बंकिम रितिका की याददाश्त को सराहते हुए कहता है, काफी अच्छी मेमोरी है आपकी। जी हाँ, उन्होंने सिलवाए थे क्योंकि उनकी शादी में बहुत से ऐसे रिवाज थे जिससे उन्हें अपने कपड़े गंदे होने का डर था, इसीलिए उन्होंने एक नहीं 3 कॉस्ट्यूम बनवाए थे। पर समृद्धि मैडम के लिए एक ही कॉस्ट्यूम बना था। रितिका ने सोच में डूबे जियान की ओर देखा और कहा, जियान तुम्हें और कुछ पूछना है? जियान ने अपनी सोच से बाहर निकलते हुए कहा, क्या आपके कॉस्ट्यूम की नकल हो सकती है? बंकिम हंसते हुए कहता है, आज की टेक्नोलॉजी में इंसान की नकल हो जाती है तो कपड़े क्या चीज है, लेकिन हाँ, हमारे कपड़ों की एक खासियत होती है और उसे मैं या मेरे रॉयल फैशन का स्टाफ ही पहचान सकते हैं कि वो हमारा है या नकली। ये सुनकर जियान के चेहरे पर खुशी आती है और वह कहता है, इसका मतलब आपके कॉस्ट्यूम की नकल हो सकती है। जियान अपने साथ लाई हुई वो पार्टी की फोटो बंकिम को दिखाते हुए कहता है, सर ये फोटो देखकर बताइए कि ये दोनों में आपकी कॉस्ट्यूम कौन सी है? बंकिम फोटो को ध्यान से देखने लगा और कुछ पल के बाद कहता है, दोनों समृद्धि मैडम की ही फोटो है और दोनों ने मेरा बनाया एक ही कॉस्ट्यूम पहना है। जियान हैरानी से कहता है, ये कैसे हो सकता है? आपको पूरा यकीन है? बंकिम जियान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, जैसे माँ भीड़ में अपने बच्चे को पहचान सकती है, वैसे मैं अपनी बनाई हुई कॉस्ट्यूम को। चलिए, मेरे 10 मिनट खत्म हो गए। अगर आपको और कुछ पूछना हो या देखना हो तो मेरे कॉन्टैक्ट्स, बिल बुक्स सब देख सकते हैं। मेरे लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे। नाइस टू मीट यू बोथ, टेक केयर। रितिका जियान को देखती है पर उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जियान और रितिका वापस अपनी कार में बैठ चुके थे। जियान बहुत ही उदास था। रितिका उसे देखते हुए कहती है, इतना उदास मत हो जियान, हमने उसके सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, बिल चेक किए, कहीं 2 कॉस्ट्यूम बनाया हो ऐसा सबूत नहीं मिला। इसका मतलब समृद्धि ही थी वो दोनों फोटो में। रितिका उसे समझाया जा रही थी पर जियान खामोश था। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। जब एक सिग्नल पर कार रुकी तो रितिका ने मुड़कर जियान के मासूम चेहरे की तरफ देखा और कहा, ये इन्वेस्टिगेटिंग का काम समंदर से असली मोती ढूंढने जितना कठिन होता है। 10 जगह हाथ पैर मारोगी तो एक जगह से कुछ मिलेगा। जियान जो चुपचाप सर झुकाए सुन रहा था, वो सर ऊपर उठाकर कहता है कि 10 जगह हाथ पैर मार ले और फिर भी कुछ न मिला तो? रितिका के पास इसका जवाब था पर वो अब जियान को ज्यादा उदास करना नहीं चाहती थी। तभी अचानक जियान अपना हाथ कार की डेस्क पर मारते हुए कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि खून समृद्धि ने किया है, पर कैसे 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 मैं ये साबित करूं कि खून उसने ही किया है? कहां से लाए वो सबूत जो उसे गुनहगार साबित करे और मुझे ह्यूमनॉइड एजेंसी से आजादी दिलवाए? कैसे साबित करूं कि समृद्धि ने बहुत ही प्लानिंग से अपने पति को मारा और भावना को उसके खून के इल्जाम में फंसा दिया? कैसे कैसे? रितिका उसकी पीड़ा समझ रही थी, इसीलिए बिना कुछ कहे चुपचाप कार चलाती रही। थोड़ी देर बाद दोनों ह्यूमनॉइड ऑफिस में आ चुके थे। जियान का मन कहीं लग नहीं रहा था, वो बहुत ही मायूस हो गया था। रितिका उसका मूड बदलने के लिए पूछती है, कॉफी पियोगे जियान? जियान भड़कते हुए कहता है, मैम, कॉफी के बदले आपने मुझे वो समृद्धि के जहरीले पानी से मर जाने दिया होता। जियान ने पहली बार रितिका को ऐसा उल्टा जवाब दिया था। रितिका जानती थी कि जियान को केस सुलझाकर जल्द से जल्द अपने घर जाना था, अपनी अकेली बहन के पास, पर चीफ ने उसे यहाँ अटका रखा था कि जब तक ये केस का असली गुनहगार पकड़ा ना जाए वो यहाँ से जा नहीं सकता। और जियान ने अगर भागने की कोशिश की तो उसकी बहन पौर्णमी को यहाँ पकड़ लिया जाएगा। जियान अपनी बहन को श्रीकांत के खून के इल्जाम से बचाने के लिए ये सब कर रहा था। रितिका जियान के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, जियान, तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है। जियान उम्मीद से उसके सामने देखते हुए पूछता है, सच में? तो जल्दी बताइए ना मैम, क्या और कहां से सबूत मिल सकता है हमें? रितिका रूखी हंसी के साथ कहती है, नहीं, मैं सबूत की बात नहीं कर रही हूं, मैं तुम्हारी आजादी की बात कर रही हूं। जियान खुश होकर पूछता है,
क्या तुम चीफ से बात करोगे मैम? रितिका ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, जब तक श्रीकांत का कातिल पकड़ा नहीं जाता वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। पर रितिका इतना कहते हुए रुक गई। फिर जियान की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें ये स्वीकार लेना होगा कि भावना ने ही श्रीकांत को मारा है और समृद्धि निर्दोष है। जियान चौंकते हुए कहता है, क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रितिका कहती है, मैं जानती थी तुम यही कहोगे, पर यही स्वीकार लेने में तुम्हारी आजादी छिपी हुई है। जियान गुस्से से कहता है, नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं भावना को निर्दोष साबित करके रहूंगा। रितिका को भी जियान की इस जिद पर गुस्सा आया और उसने कहा, तो फिर रहो उम्र भर यहाँ ह्यूमनॉइड एजेंसी में। और वो गुस्से से जियान को बिना देखे कमरे के बाहर जाने लगी। तभी सामने से सुनील उन्हें ढूंढते हुए आया और कहने लगा, आप दोनों को चीफ ने अपने कैबिन में बुलाया है, अर्जेंट। जियान और रितिका दोनों चीफ के केबिन में खड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि चीफ ने उन्हें अर्जेंट क्यों बुलाया है। जियान के मन में असमंजस चल रही थी कि इस केस और ह्यूमनॉइड एजेंसी से छुटकारा पाने के लिए चीफ को झूठ बोल दे कि समृद्धि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए शायद भावना ने ही श्रीकांत का खून किया है। तभी धड़ से दरवाजा खुलने की आवाज आई और चीफ कमरे में आए और उसे देखकर रितिका और जियान दोनों ने उन्हें सलाम किया। चीफ कुछ गंभीर दिखाई दे रहा था। उसने अपनी टेबल पर पड़ी हुई सिगार को जलाया और उसका लंबा कस लेते हुए कहा, रॉयल फैशन से कुछ मिला? रितिका ना में सर हिलाती है। चीफ जियान को पूछते हैं, क्यों जियान, तुम तो बड़े आत्मविश्वास से कह रहे थे कि समृद्धि के खिलाफ सबूत ढूंढ ही लोगे। जियान के पास कहने के लिए शब्द तो थे, पर उसे अब यहां से आजाद होना था, इसलिए वो बिना कुछ कहे सर झुकाए चुपचाप खड़ा था। चीफ कहता है कि हम समृद्धि को कल सुबह 9 बजे तक ही यहां रख पाएंगे, उसके बाद हमें उसे छोड़ देना होगा। अब तुम दोनों के पास केवल 10 घंटे का समय है भावना को बचाने के लिए और समृद्धि को गुनहगार साबित करने के लिए। यह सुनकर जियान और रितिका एक साथ चौंकते हुए बोल पड़े, क्या चीफ सच में दूसरे दिन समृद्धि को छोड़ देगा? क्या जियान भावना को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट FM पर।